एक लड़की जो कि बार बार अपने ससुराल से रूठकर मायके में बैठ जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे अपने ससुराल जाना है। इस बात को सुनकर माँ बड़ी खुश होती है और कहती है कि बेटी खूब शौक से जा, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो तूने ससुराल जाने का फैसला किया है। उसके बाद माँ उसे वहां से विदा कर देती है और बेटी वहां से ससुराल के लिए निकलती तो है, लेकिन अपनी ससुराल में नहीं पहुंचकर वह उस घर के ड्राइवर के घर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर जैसे ड्राइवर उसे घर के सामने देखता है तो एकदम से मुस्कुराने लगता है और इतनी ही देर में जो ड्राइवर की माँ होती है वह भी वहां पर आ जाती है और वह भी उस लड़की को वहां पर आया हुआ देखकर एकदम से मुस्कुराने लगती है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से वह अपने घर के ड्राइवर के घर पर पहुंच गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। पंजाब के लुधियाना शहर के अंदर एक अशोक कुमार नाम का व्यक्ति रहा करता है। अशोक कुमार जिसकी पत्नी का नाम रेणुका होता है और अशोक कुमार शहर के अंदर टैक्सियां चलाया करता है, तो उनकी टैक्सियों पर ढेर सारे ड्राइवर भी रहा करते हैं। अशोक कुमार के घर में उसके 3 बच्चे हैं, 2 बड़ी बड़ी बेटियां हैं और एक सबसे छोटा लड़का है। बड़ी बेटी का नाम रचना होता है, उससे छोटी बेटी का नाम ज्योति होता है और जो सबसे छोटा लड़का होता है उसका नाम होता है आशीष। अब यहाँ पर जो अशोक कुमार होते हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं उन टैक्सियों के काम से और ढेर सारी संपत्ति अपनी बना लेते हैं, यानी कि आप लोग अमीर आदमी उसे कह सकते हो। इसके बाद जो अशोक कुमार होते हैं वह अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी एक लड़का ढूंढकर उसे करा देते हैं और यहाँ पर उसके बाद अपने और दोनों बच्चों की शादी के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जिस बड़ी बेटी की शादी जिस घर में होती है उस घर में उसके आचार विचार अपने पति से नहीं मिलते हैं और वह बार बार रूठकर अपने मायके में आकर बैठ जाया करती। अब जब तक पिता होता है तो पिता तो बार बार उसे मना कर वहां पर भेज दिया करता और इसी दौरान रचना को एक बेटी भी हो जाती है। पिता सोचता है कि कोई बात नहीं, बेटी हो गई है तो उसके बाद ठीक से रह लेगी और इसके बाद वह अपनी छोटी बेटी यानी जो रचना से छोटी बहन है उसकी शादी की चिंता करता है और उसके लिए भी इधर उधर लड़का ढूंढता है। ढूंढने से उसे एक और लड़का मिल जाता है और उस लड़के से वह अपनी छोटी बेटी की भी शादी करा देता है। लेकिन बेटी पर जो बड़ी बेटी थी उस पर जब लड़की हो गई थी तो उसके बाद भी उसका यही रवैया रहता है और वो बार बार रूठकर किसी न किसी बात की कहासुनी करके वहां से वापस अपने मायके में आकर बैठ जाया करती और घर वालों से मना किया करती है कि मैं नहीं जा रही, वो लोग तो बेकार है, उनके पास बिल्कुल भी सेंस नहीं है और वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। इस बात को सुनकर माता पिता बड़े ही परेशान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर वो उनकी बेटी थी और उसको झेलते रहते हैं। अभी जो सबसे छोटा लड़का आशीष था वह अभी काफी छोटा था और इसी वजह से पिता जो होते हैं उसे धंधा सिखाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा इस तरह से किया करते हैं, यहाँ पर ये चीज हुआ करती है, यानी कि अपने टैक्सी के धंधे में उसको ताड़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से इस परिवार की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग जाती है। जो अशोक कुमार होते हैं वह एकदम से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जब अशोक कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद घर के अंदर केवल माँ बेटे ही रह गए थे, क्योंकि रचना कभी कभी अपने ससुराल रहा करती थी और इस बार वो ससुराली थी। तो उसके बाद माँ बेटे को इस बात का बड़ा ही दुख होता है, लेकिन फिर भी जो बेटा होता है आशीष, उसकी उम्र भले ही कम है लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने पिता की जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर उठाता है और सोचता है कि परिवार की जिम्मेवारियां मुझे ही उठानी होंगी। ऐसा सोचकर जो आशीष होता है वह अपने परिवार की जिम्मेवारी को उठाने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ एक बार फिर से जो उसकी बहन होती है वो रूठ कर यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद जब उसकी माँ कहती है बेटा देख, अब तो तेरे पिता भी नहीं है और तुझे वहीं पर रहना चाहिए, तो उसके बाद जो बहन होती है रचना वह कहने लगती है कि नहीं, मैं तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहूंगी और उनके पास बिल्कुल भी सेंस नहीं है, यानी कि कोई ना कोई छोटी मोटी लड़ाई करके वो वहां से रूठ कर आ गई थी। लेकिन इस बार जो उसके ससुराल वाले होते हैं उन्होंने उसकी बेटी को अपने पास रख लिया था। कह दिया था कि ठीक है, तुम्हें रूठ कर रहना है तो रूठ कर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बेटी को यहां पर छोड़ो, क्योंकि अगर ये तुम्हारे साथ ऐसी घूमेगी तो इसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। अब इस बात को देखकर रेणुका काफी ज्यादा चिंतित होती है, यानी कि जो रचना की मां होती है, सोचने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटी को वो छोड़ ही दे और उसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि यहां पर अब तो मेरे पति भी नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो माँ होती है रेणुका, वो अपनी बेटी रचना को बार बार समझाती रहती है। कहती है कि बेटी ऐसा मत करो, अपने घर को बसाओ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जो रचना होती है वो उसकी एक बात नहीं सुनती है और इसी बात पर अड़ी रहती है कि वह वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। धीरे धीरे जब इन बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं तो कुछ दिनों बाद अचानक से जो उसकी बेटी रचना होती है रेणुका की, वह कहने लगती है एक दिन, मैं ना अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर माँ पूरी तरह से हैरान हो जाती
आती है और अपनी बेटी की तरफ देखने लगती है। कहती है कि बेटी, क्या तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो गई, कहीं तू बीमार तो नहीं है? तो बेटी हंसते हुए कहने लगती है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में अपने ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेरी बेटी की याद आ रही है। अब इस बात को सुनने के बाद माँ बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि ठीक है बेटी, चली जा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो माँ होती है उसको अच्छी तरह से विदा करती है और उसे यहाँ से भेज देती है, क्योंकि कई बार ऐसे कलेश को शांत कराने के लिए माँ और उसके ससुराल वालों में कहासुनी हो गई थी, तो इसी वजह से वह खुद उसे छोड़ने के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पर जो रचना होती है वह वहां से सीधा अपनी ससुराल का कहकर घर से निकल जाती है, लेकिन ससुराल जाने की बजाय उनकी ही जो टैक्सी कंपनी थी, यानी कि जो उसके पिता अशोक की टैक्सी कंपनी थी, उसमें एक टैक्सी को चलाने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है पंकज, जिसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है और उसके घर पहुंच जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर जो रचना होती है वह पंकज के घर पहुंचती है तो पंकज बाहर आकर देखता है और देखते ही एकदम से उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। अब जब पंकज बाहर आकर मुस्कुराने लगता है तो पंकज की माँ भी घर के अंदर कुछ काम कर रही थी और जैसे ही पंकज को बाहर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए देखती है तो वो भी एकदम से बाहर जाती है और वह भी रचना को देखकर एकदम से मुस्कुराने लगती है। दरअसल यहाँ पर पंकज और रचना के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चले हुए थे और ये दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। अब रचना ने फैसला किया है कि वह छुप छुप कर नहीं मिलेगी और इसी वजह से वह अपने घर को छोड़कर पंकज के पास रहने के लिए आ गई है। हालांकि पंकज की शादी हो चुकी है, उसका बच्चा भी है, लेकिन इस बात से रचना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पंकज की जो माँ है वो भी यही चाहती है कि उसका बेटा रचना से किसी तरह से शादी कर ले और उसके बाद काफी सारे रुपए पैसे हमारे पास हो जाएंगे। इस बात को सोचकर जो पंकज की माँ होती है वह मुस्कुराती है और उसके बाद रचना और पंकज एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगते हैं, रिलेशन में रहने लगते हैं। अब यहाँ पर रचना बड़ी आराम से उस घर के अंदर रह रही थी, क्योंकि उसकी माँ और उसका जो भाई होता है वह कभी भी उसके ससुराल वालों से बातचीत नहीं किया करते हैं, क्योंकि पहले से उसने ऐसा कुछ कर रखा था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि पाप का घड़ा कभी तो बढ़ता है और ऐसे ही इनके पाप का घड़ा भी बढ़ जाता है। यहाँ पर जो उसके ससुराल वाले होते हैं, यानी कि जो उसका पति होता है, वह एक दिन रचना की माँ के पास फोन कर देता है, रेणुका के पास, और उससे कहने लगता है कि देखिए माँ जी, इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी बेटी को वहीं पर रहना है तो क्यों ना आप लोग हमारा तलाक करवा दीजिए, कम से कम मैं किसी और से शादी करके अपनी बेटी का भरण पोषण तो कर सकता हूँ। इस बात को सुनते ही रेणुका पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है, बेटा ये तुम कह क्या रहे हो? वो तो काफी दिनों पहले यहाँ से अपने ससुराल का कहकर निकल गई है और उसके बाद उसका ना तो कोई फोन आया है और ना ही उससे बातचीत हुई है। हम तो समझ रहे थे कि वो अच्छी तरह से तुम्हारे साथ रह रही है। अब इस बात को सुनकर जो उसका पति होता है वो कहता है कि नहीं माँ जी, यहाँ पर नहीं है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई है, कहीं हमारे जिम्मे आप लोग पड़ जाओ। उसके बाद जो माँ होती है वह अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है। इधर उसका जो रचना का पति होता है वह भी आ जाता है और वह भी आकर ढूंढने लगता है और ढूंढने से उन्हें रचना मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसे इस बात की खबर मिल गई थी। वो लोग सीधा वहां पर जाते हैं जहां पर रंजना पंकज के साथ रह रही थी और वहां पर जाकर जब सच्चाई उनके सामने आती है तो दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, यानी कि पति और माँ दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। माँ खूब सारा उसे समझाने की कोशिश करती, कहती कि बेटी ये बहुत गलत है, तेरी शादी भी हो गई है, तुझे बच्चा भी हो गया है और तू ऐसा कर अपने पति के साथ रह ले। लेकिन रचना उसके साथ रहने से साफ इनकार कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं तो अब इसी के साथ रहूंगी क्योंकि मैं इससे प्यार किया करती हूं और तुम लोग भाड़ में जाओ, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वह अब वहां से वापस लौट आती है और अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, आपके सामने मैंने बोलकर देख लिया, अब मैं करूं तो क्या करूं। कानून भी इस बात की इजाजत देता है कि महिला जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती है, तो इसमें भला हम कर भी क्या सकते हैं। इसी वजह से जो दामाद होता है वह और साथ में जो रचना की माँ होती है रेणुका, वो दोनों ये फैसला करते हैं कि ठीक है, अब इससे कोई भी ताल्लुकात हम लोग नहीं रखेंगे और इसी तरह से करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो परिवार दोनों के दोनों उससे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जैसे कभी परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। उसके बाद रचना को इस बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह तो अपने प्रेमी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। इधर जो आशीष होता है उसे भी सारी बातें पता है, लेकिन वह अपनी बड़ी बहन से तो काफी ज्यादा छोटा है और इसीलिए चुपचाप रहता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जो आशीष होता है वह भी शादी के योग्य हो जाता है और उसके बाद जो माँ होती है उसकी शादी की चिंता करने लगती है। उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढी जाती है और ढूंढने से एक लड़की उन्हें मिल भी जाती है। अब जैसे ही उसकी आशीष की सगाई उस लड़की से होती है तो ये बात कहीं ना कहीं से रचना को पता चल जाती है और जैसे ही रचना को ये बात पता चलती है तो उसके बाद एकदम से वो घर पर धमकती है और आने के बाद अपनी माँ से अपनी प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए झगड़ने लगती है।
अब आशीष भी वहीं पर था, माँ भी वहीं पर थी, लेकिन तभी जो माँ होती है वो कह देती है कि देख बेटी, तूने हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं किया, तो इसी वजह से हम तुझसे कोई भी नाता नहीं रख रहे, तो तू प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्यों आ गई? अगर तुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो एक ही शर्त होगी, तुम्हें ना अब हमारे कहे अनुसार अपने पति के साथ रहना होगा और उसके बाद ही तुम्हें प्रॉपर्टी मिल सकती है। हालांकि पिता ने पहले वसीयत कर दी थी कि सारी की सारी जितनी भी उसकी चलत प्रॉपर्टी है वो सारी के सारी उसके जाने के बाद उसके बेटे की होगी, तो इसी वजह से लीगली वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस बात को सुनकर जो रचना होती है वो मना करने लगती है और उनसे बुरी तरह से झगड़ा करने लगती है, लेकिन माँ उसे साफ साफ बोल देती है कि देख बेटी, ये सारी प्रॉपर्टी तेरे भाई की है और इस भाई के ऊपर इस प्रॉपर्टी को रहने दे, और अगर इस प्रॉपर्टी में से तुम्हें कुछ भी हिस्सा चाहिए तो उसके लिए तुम्हें हमारे कहे अनुसार चलना होगा, क्योंकि यहां पर मां को बदनामी का सामना करना पड़ रहा था और इसी वजह से वह यह बात कह रही थी। लेकिन बेटी मना करते हुए, धमकाते हुए चली जाती है और कहती है कि देखती हूं मैं भी कि किस तरह से पूरी प्रॉपर्टी इस लड़के पर रह पाती है। ऐसा कहकर वह चली जाती है और जाकर एक ह्यूमन राइट के ऑफिस पर जाकर उसकी शिकायत कर देती है और उन लोगों के सामने रो रो कर अपनी पूरी कहानी बता देती है। जब रचना की पूरी बात पे सुनते हैं तो वह कहते हैं कि चिंता मत करो, हम आपकी मदद करेंगे और कैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो ऑफिस वाले होते हैं वह वहां से दो लड़के सीधा रचना की मां और उसके भाई के पास जाते हैं और वहां पर जाकर उनसे कहने लगते हैं कि हम ह्यूमन राइट से हैं और आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, उस लड़की को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन तभी जो मां होती है वह उन्हें पूरी कहानी बताती है, कहती कि इस तरह से है और हम हिस्सा देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे उसी लड़के के साथ रहना होगा जिस लड़के से उसके पिता ने उसकी शादी कराई थी और इस तरह से तो हिस्सा नहीं मिल सकता। इस बात को सुनकर जो दो लड़के घर पर आए थे वह कहने लगते कि ठीक है, अगर इस बारे में आपको बातचीत करनी है तो अपना बातचीत से फैसला सुलझा दो, खामाखाई बात को आगे क्यों बढ़ाते हो, तो आप ऑफिस पर आ जाओ और ऑफिस पर आकर बातचीत कर लेना। अब जो रेणुका और उसका बेटा आशीष होता है वो कहते हैं कि ठीक है आप चलिए, हम लोग वहीं पर आ रहे हैं। उन्होंने एड्रेस ले लिया था और एड्रेस लेने के बाद वो लोग उस ऑफिस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो अपनी कंडीशन ह्यूमन राइट वालों के सामने रखने लगते हैं। इधर रचना भी आ गई थी, उसका प्रेमी भी आ गया था और उसके प्रेमी की मां भी आ गई थी, लेकिन वो लोग इसे धमकाने लगते हैं, यानी कि रेणुका को जो आशीष की मां होती है उसे और आशीष को दोनों को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और ये बहुत ही गलत है और तुम्हें इसका हिस्सा तो देना ही चाहिए। अब जो रेणुका होती है वो उनकी ये बात नहीं मानती है और उसके बाद वो भी धमकाते हुए उन्हें बुरी तरह से पिटाई भी लगाने लगते हैं। अब रेणुका अपने बेटे आशीष को लेकर जैसे तैसे करके उस ऑफिस से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद दोनों माँ बेटे अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब पहले तो वो लोग उनके पीछे भागते हैं, लेकिन जब वो लोग गाड़ी में बैठ गए थे तो वो लोग जो सभी के सभी वहां पर थे, यानी कि ह्यूमन राइट वाले और साथ में जो रचना होती है उसका प्रेमी और उसकी माँ और साथ में रचना, सभी लोग बाइकों पर बैठते और बाइकों को लेकर उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। जैसे वो बाइक लेकर उनके पीछे दौड़ रहे थे तो आशीष देखता है कि उसके पीछे काफी सारे लोग बाइक लेकर चल रहे हैं, तो उसके बाद वह गाड़ी को और भी तेज भगाने लगता है। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके जो बाइकों से चल रहे थे वो उसके सामने बाइक को उड़ा देते हैं और उसके बाद जो आशीष होता है वह मजबूरन गाड़ी को रोक लेता है। अब गाड़ी को रोकते ही वो लोग एकदम से खिड़की खोलते हैं और खिड़की खोलने के बाद दोनों माँ बेटे पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। ताबड़तोड़ वार इस तरह से किए गए थे, यानी कि उनको पिटाई लगाई जाती है कि यहां पर दोनों के दोनों बिना कॉन्शियस के हो जाते थे, यानी कि एक तरह से बेहोशी आप लोग कह सकते हो। जब वो लोग हिलना डुलना बंद कर देते हैं तो ये सभी लोग अपनी बाइकों पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही खबर अड़ोस पड़ोस के लोगों को लगती है कि गाड़ी में आकर वो पिटाई लगाकर गए हैं और वहां से भाग गए हैं, तो उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी जो वहां पर लोग घूम रहे थे दिन के समय में, वो लोग सीधा पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस को यहां पर बुलाया जाता है। पुलिस आते ही दोनों माँ बेटे को सीधा हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि जो छोटा लड़का आशीष था वह तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और जो महिला थी वह अभी इस दुनिया में बाकी है। पुलिस वाले डॉक्टर साहब से इलाज करने के लिए कहते हैं और जैसे ही मां को होश आता है तो एकदम से जब उसे पता चलता है कि आशीष इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। पुलिस वालों को जब पता चलता है कि मां को होश आ गया है तो उसके बाद वो लोग वहां पर जाते हैं और जब उसके बयान लेते हैं तो वह बताने लगती है कि साहब मेरे इन सब चीजों के पीछे, यानी कि जो भी हमारा पीछा कर रहा था वह और कोई नहीं, मेरी सबसे बड़ी बेटी है। और उसके बाद पुलिस वालों को पूरी हकीकत बयां कर देती है। जब पुलिस वाले ये सब कुछ सुनते हैं तो उसके बाद सीधा वहां से जो रचना होती है उसको पकड़ते हैं और उसके जो प्रेमी होता है उसको भी पकड़ते हैं और उसकी मां को भी पकड़ते हैं। सभी लोग मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उस ऑफिस पर भी जाते हैं जिस ऑफिस के लोगों ने उनका पीछा किया था, लेकिन वहां पर उस ऑफिस पर ताला लगा हुआ था। वो लोग न जाने कहां फरार हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस वाले बार बार पीछा कर करके एक एक को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे कर देते हैं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि यहां पर आशीष इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इन सभी बातों के चलते जो रेणुका होती है वो काफी ज्यादा उदास होती
है। जब वह ठीक होकर अपने घर में आ जाती है, बेटे का अंतिम संस्कार भी हो गया था और सभी लोग यहाँ से जा चुके थे। तो एक रात जब अपने घर में बैठी हुई थी तो बैठे बैठे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने और उसके पति ने कभी सपना संजोया था कि ये हमारे सपनों का महल है और इसके अंदर बच्चे हंसते खिलखिलाते रहेंगे। लेकिन आज उस घर के अंदर केवल 60 साल की बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी जो कि अपने कर्मों को रो रही थी। बाकी दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोज पर बहुत अच्छे कमेंट भेजकर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता है समाधान पाटिल जी का, जो लिखते हैं कि भाई साहब तुम्हारी कहानी से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भाई साहब हमारी कहानी का उद्देश्य ये होता है ताकि समाज के लोगों को कुछ ऐसा सीखने को मिले जिससे अपनी जिंदगी को वो और भी ज्यादा बेहतर कर सके। और मैं अपनी हर वीडियो में लास्ट में ये बात कहता भी हूं। तो समाधान पाटिल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। उससे आगे नाम आता सुजीत कुमार जी का, लिखते हैं कि भाई साहब नमस्कार, राधे राधे, कैसे हो आप, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और जितने भी दर्शक हमारे इन वीडियोस को देखते हैं उन सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उससे आगे नाम आता है राम गोसाई जी का, जो लिखते हैं कि ऑसम हीरो। तो राम गोसाई जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। आगे नाम आता है सर्वदीप सिंह। सर्वदीप सिंह जी लिखते हैं कि वेरी नाइस। तो सर्वदीप सिंह जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे नाम आता है गणेश कुमार जी का। गणेश कुमार जी लिखते हैं कि गुड नाइट, जय श्री राम, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ से बहुत बढ़िया कहानी, गणेश वर्मा। तो गणेश वर्मा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे नाम आता है रजत सैनी जी का, जो लिखते हैं राम राम और वेरी नाइस का स्टिकर भी भेजा। तो रजत सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे नाम है हमारे साथ मोनू जैन जी। मोनू जैन जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी हमारे साथ है विजय कुमार जी। विजय कुमार जी जो कि पटना से हमारा वीडियो देखा करते हैं। तो विजय कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।